हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली के किसी कॉलेज में हैं तो हायर एजुकेशन वाले तो नाम से और बाय फेस जानते ही होंगे। लेकिन आजकल देश के अन्य जगहों में भी, पूरे वर्ल्ड में, न्यूज़ चैनल में जब भी आप डिबेट को देखने के लिए शुरुआत करते होंगे तो दिन भर में 2-3 एपिसोड में भैया आराम से आपको दिख जाते होंगे। तो हम स्वागत करते हैं सिद्धार्थ भैया का। बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो शुरुआत में तो हमारा यह डिस्कशन भैया के पृष्ठभूमि से लेके पॉलिटिकल एक्टिविज़्म और स्टूडेंट लाइफ में, अभी भैया सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं तो उसको लेकर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो भैया शुरुआत में हम आपके पृष्ठभूमि या एकेडमिक्स की शुरुआत स्कूलिंग लेवल से किस तरह कैसे क्या है उससे करना चाहेंगे। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज का ये एक बहुत अच्छा सुंदर मित्र के साथ चर्चा ऐसा एक प्रोग्राम है ये, क्योंकि ब्रजेश जी हमारे मित्र हैं और हम मिल रहे थे और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अपने दर्शकों से भी वो मेरे को एक रूबरू करवाएंगे, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आपने मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जाना, तो मैं हरियाणा राज्य का रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक ज़िला है रेवाड़ी, मैं मूलतः वहाँ का रहने वाला हूँ और गुरुग्राम ज़िले में मेरा निवास है। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। गुरुग्राम ज़िले में डीएवी पब्लिक स्कूल से मैंने 12वीं में वहाँ से पास करी। उससे पहले और भी स्कूलों में मैं रहा और उसके बाद से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया पढ़ने। तो तब से दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज में मैं रहा। फिर मैंने लॉ करी फैकल्टी ऑफ लॉ, कैंपस लॉ सेंटर से। फिर मैंने एलएलएम किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। फिर मैं पढ़ने के लिए एक वर्ष बाहर भी गया। मैं लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, जहाँ से महात्मा गांधी पढ़े थे। उस कॉलेज में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला और वहाँ से पढ़ करके मैं वापस आया। और जैसा आपने बताया, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अधिवक्ता हूँ और प्रयास करता हूँ कि देश की और न्याय की यात्रा में मैं भी कुछ ऐसा अपना एक योगदान दे सकूँ, ऐसा एक प्रयास करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच भैया। तो आज युवा दिवस के मौके पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भैया युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजी और उनसे बहुत प्रभावित हैं और बच्चों में उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो उसके बारे में भैया ने बताया। तो अब हम चलते हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि भैया आप 12th के बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए, तो आपका फिर पॉलिटिकल एक्टिविज्म की का कहाँ से शुरुआत हुआ। देखिए, मैं मानता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो ना भी पॉलिटिक्स को जानता हो वो उसका भी परिचय वहाँ पे हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा ये भी सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि चूंकि मैं दिल्ली से बहुत दूर का नहीं था, गुरुग्राम में ही पढ़ता था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में सुना हुआ था। हमारे वहाँ तक बातें आ जाती थी, परिचय था कैसा होता है, कुछ लोगों को जानते थे जो वहाँ पढ़ते थे। और तब यूट्यूब वगैरह भी आ गया था, तो यूट्यूब पे देखते थे दिल्ली विश्वविद्यालय कैसा है। और देखते देखते ही एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्टिज्म और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव और ऐसी कुछ वीडियोस मेरे सामने आई। तो उनको देख करके मुझे पहली बार परिचय हुआ था कि ऐसा भी एक रूप है दिल्ली विश्वविद्यालय का। और छात्र राजनीति का, या यूं कहा जाए कि स्टूडेंट एक्टिविज्म का एक फर्स्ट स्टेप के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस देश में योगदान दिया है। अनेकानेक लीडर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से निकले और बहुत बड़े बड़े काम देश में उन्होंने करे। तो जब मैं भी पहुंचा तो स्वाभाविक है, दिल्ली विश्वविद्यालय का रंग ही ऐसा है कि सब पे चढ़ जाता है, और ऐसा ही वो मुझ पे चढ़ा। और मेरा वहाँ पर सौभाग्य से विद्यार्थी परिषद से परिचय हुआ। विद्यार्थी परिषद से परिचय के कारण मैं बहुत लोगों से, बहुत पृष्ठभूमि के लोगों से मेरा मिलने का मौका मिला। जीवन के बहुत से नए आयाम, जीवन में बहुत सी नई बातें मुझे सीखने को मिली। और अपनी ग्रेजुएशन के दिनों से ही, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के दिनों से ही मैं इकाई अध्यक्ष हुआ और मैं वहाँ से विद्यार्थी परिषद के कार्य में जुड़ा। और फिर नॉर्थ कैंपस के विभाग सह संयोजक, फिर विभाग संयोजक, और फिर 3 बार दिल्ली प्रांत के प्रांत मंत्री। ऐसा भी मुझे अपने योगदान देने का एक अवसर मिला। तो वहाँ से मैं मानता हूँ कि जो पूरा एक दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कोर है, देखिए ऐसी एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर देश के हर जिले से छात्र पढ़ रहा है।
बिल्कुल। आप हर क्लासरूम में बैठे हैं तो लघु भारत का सा दर्शन होता है। जी। बेस्ट ऑफ टीचर्स जहाँ पर हो, बेस्ट ऑफ एकेडमिक्स जहाँ हो, बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर हो, डीयू जैसी कोई यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में नहीं है। और एक ऐसी यूनिक स्थान पर और लाखों विद्यार्थियों के बीच मैं भी एक था। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में उसका एक बहुत अहम स्थान रहा और वो हमेशा ही रहेगा। और हमेशा एक प्राउड डीयूआइट के नाते मैं अपने आप को देखता हूँ। और वहीं से स्टूडेंट एक्टिविज्म में सही को सही कहना, गलत को गलत कहना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना, लड़ना पड़े तो लड़ना, संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना, ये जो सीख विद्यार्थी परिषद से मुझे मिली, ये मेरे साथ मेरे जीवन को बदलने के लिए एक बहुत अहम भूमिका थी। मात्र इतना ही नहीं, लोग मानते हैं कि शायद स्टूडेंट एक्टिविज्म सिर्फ संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, वो तो एक अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पर सेवा करना, मतलब मुझे आज भी याद है कि इतने सेवा के कार्यों में हम शामिल हुए, बस्तियों में जाना, अनुभूति के कार्यक्रम होना, कोविड के दौरान बहुत सेवा करना। मैं स्वयं कोविड में, सेकेंड वेव में कोविड में ग्रसित था और फिर बाहर निकला और 10 ही दिन बाद पीपी सूट पहन करके और हम बस्तियों में जा रहे थे और लोगों की टेस्टिंग कर रहे थे। ये अगर कहीं हो सकता है तो सिर्फ विद्यार्थी परिषद में हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा मिक्स मुझे मिला, अच्छे कॉलेजेस में अच्छे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और अंततः आज जब उन सब चीज़ों से आगे बढ़ गए हैं और जीवन में प्रोफेशन की ओर बढ़ गए हैं आगे, दिल्ली विश्वविद्यालय की हर दिन की वो सीख हर रोज़ याद आती है। और जब जीवन में ऐसे कहीं मोड़ पे खड़े होते हैं तो याद आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने वो सिखाया था। तो आज उस सीख को यहाँ पर लागू करेंगे तो ये वाला मोड़ ठीक ले पाएंगे, एक लंबा रास्ता तय कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण था वो। थैंक यू सो मच भैया। तो दिनकर जी की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि तेजस्वी पाते प्रशस्ति नहीं अपना गोत्र बतलाकर, वो अपना कर्तव्य दिखलाकर, कुछ इस तरह की पंक्तियाँ हैं, मैं थोड़ा अभी भूल रहा हूँ। तो भैया ने अपने पूरे सेवा के बारे में बताया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह छात्र राजनीति में इन्होंने सेवा के दौरान और एक्टिविज्म में क्या क्या सीखा और वो किस तरह अभी आगे के जीवन में इन्हें काम आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में हमें बताया। तो अब भैया ये तो हो गई छात्र राजनीति और उनको क्या, तो आज जैसे युवा दिवस है, तो अभी जो आपने जैसा कि बताया लघु भारत है, हर जिले से बच्चे वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत से युवा भी जस्ट 12th पास किए हैं तो वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो वो किस तरह मतलब कम करें, बहुत लोग जैसे कि संघर्ष और इन सब के चक्कर में, बहुत सारे आइडियोलॉजी के चक्कर में मतलब बर्बाद भी होते हैं, तो उनसे कैसे बचें और अपने आप को सही ट्रैक पर रखें, तो उसके लिए अगर कुछ बताएं। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि वैसे तो स्वामी विवेकानंद देश के हर एक युवा के लिए एक आदर्श पुरुष के नाते हैं, हमें पढ़ना चाहिए उनको। और जितना शायद हम पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, हम मानेंगे कि भारत की वास्तविकता, भारतीयता का अस्तित्व और कैसे एक युवा के अंदर क्या भाव हो सकते हैं कि वो देश के लिए कुछ कर सके, वो बहुत सीखने का विषय है। पर एक बात ज़रूर है, आज का समय बदल गया, आज का दौर बदल गया। आज भारत जिस दौर में है, जिस राह पर है, आज संघर्ष से ज़्यादा, संग्राम से ज़्यादा आवश्यकता है कि सहभागिता हो और देश का हर युवा सहभागी बनकर इस देश की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सके। आप मानेंगे नहीं ब्रजेश जी, मैंने ग्रोथ स्टोरीज अपने आंखों के आगे देखी हैं, मैंने सक्सेस स्टोरीज अपनी आंखों के आगे देखी हैं, मैंने अपने साथ वालों को देखा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, जिनको शायद एक समय में ऐसा कहा दिया जाता होगा कि सपने देखना भी आपके लिए ठीक नहीं है। जी। मैंने उनको कंपनीज, बिजनेसेस बना के यूनिकॉर्न्स में बदलते हुए देखा है। एक समय था जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था, अगर उसी से कंपेयर करना हो, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था 2013 में, तब इस देश में 6 यूनिकॉर्न थे, आज 107 है। ये समय बदला है। आज स्वामी विवेकानंद कहते थे, गिव मी 10 एनर्जेटिक यूथ एंड आई विल ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। मुझे आप 10 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं पूरा देश बदल सकता हूँ। 10 में हम 2 हो सकते हैं, आपको देखने वाले यहाँ पे आपके व्यूअर्स हो सकते हैं, पर देश को बदलने के लिए एक मन में आग, एक ऊर्जा तो हर किसी की होनी चाहिए। और मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, जिस भी फील्ड में मैं हूँ,
मैं उसमें इतना अव्वल हो जाऊं, उसको इतनी डेडिकेशन के साथ मैं करूं, इतनी कमिटमेंट के साथ मैं करूं, इतनी कन्विक्शन के साथ मैं करूं कि उस चीज से देश को भी लाभ हो, मुझे भी लाभ हो। और ये जो भारत है, ये ये अद्वितीय जगह है, ऐसी जगह दूसरी दुनिया में नहीं है, ये एक ही है। ऐसे महर्षि अरविंदो ने कहा था कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा का एक स्थान होता है, ऐसी ही धरती पे उतना सा स्थान भारत का है। हम लैंड साइज में 2.4% 3% के लगभग ही हैं, बहुत बड़ा देश नहीं है ना भौगोलिक, पर हम पूरे विश्व की आत्मा के स्वरूप हैं। ये वो धरती है जहाँ पे सभी भगवान आए, सभी महापुरुष आए। ये जननी है अनेक विचारों की, ये जननी है मॉडर्न साइंस की, ये जननी है उस विचार की जो विश्व को कल्याण की ओर लेके जाती है। और अगर ऐसे स्थान पर हमें जन्म लेने का मौका मिला, या तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और अगर हम इसको व्यर्थ गवा देंगे तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तय हमको करना है। और मैं बड़ा एक फर्म बिलीवर हूं, मैंने स्कूल में बहुत जल्दी ABCD सीख ली थी। ABCD में BCD वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। B इज बर्थ एंड D इज डेथ। बर्थ और डेथ के बीच में एक C आता है, C इज द चॉइसेस। जीवन में हम क्या चॉइसेस लेते हैं, क्या हमारी चॉइसेस हैं हर पड़ाव के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि आज के युवा को आशावान होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, उसकी चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए और उसको चूज करना चाहिए कि मैं अपनी जो भी मेरे कण कण में है। स्वामी जी कहते थे, वो कहते थे कि रूह में जो रक्त बह रहा है, शरीर पे जो पसीना निकल रहा है, जो नसें बह रही हैं, जो ऑर्गन है, सबको जोड़ लो और उसको एक कर लो। और एक कर करके एकाग्रता के साथ आप अपनी सेवा में जुट जाओ, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आज की युवा की यही आवश्यकता है। अगर हम ठीक चॉइसेस करेंगे तो हम बहुत अच्छी यात्रा अपने लिए और इस देश के लिए तय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। तो भैया ने अपने अनुभव से किस तरह बी और से डी की यात्रा के बीच में सी चॉइसेस आते हैं, तो उसको लेके अपना अनुभव साझा किया और सारा डिटेल में बताया हमें। तो मुझे इससे आशा है कि आप लोग इससे ज़रूर सीख लीजिएगा और लाभान्वित होइएगा। तो अब बात करते हैं, अभी भैया कुछ देर पहले यूट्यूब की बात कर रहे थे कि जैसे, तो मेरी भी भैया से पहली मुलाकात यूट्यूब के थ्रू हुई थी। एक डिस्कशन में मैं सुन रहा था भैया को, उसके बाद CLC में मेरी जब एडमिशन हुई थी तो उस टाइम कुछ फॉर्म में गलतियाँ, तो भैया डायरेक्ट खुद ही वहाँ आए और मैटर्स को सॉर्ट आउट कर। तो इस तरह छात्र राजनीति और छात्र सिर्फ संघर्ष और नारेबाजी ना होके छात्रों का मदद और सेवा का एक है। तो ये रूप मुझे बहुत दिनों बाद कहीं देखने को मिला था। तो ये तो हो गई छात्र राजनीति और कॉलेज लाइफ की बात। तो अब हम चलते हैं उससे थोड़ा आगे, लॉ प्रोफेशन को लेके। तो अभी जैसे भी आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अन्य हाई कोर्ट इन सब में जाते होंगे, तो उसको लेके जो हमारे साथी अभी लॉ के फील्ड में आना चाह रहे हैं या अभी जस्ट लॉ परस्यू कर रहे हैं, तो उनको अभी क्या अभी मतलब आगे भविष्य के लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए, तो उसको लेके अगर कुछ बताओ। देखिए, आपने जो पिछली बात कही मैं उसमें भी बस एक लाइन जोड़ूंगा और फिर इसका भी मैं उत्तर दूंगा। आपने जो बात कही कि आप भी अभिभूत हुए कि शायद मैं आपका आया था, कुछ मदद हुई। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ और वो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सक्षमता अहंकार का विषय नहीं है, अभिमान का विषय नहीं है, सौभाग्य का विषय है। हम जहां पर भी हैं, हर व्यक्ति सक्षम होता है, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। हम कई बार हमें लगता है कि शायद हम सक्षम नहीं है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। पर आप अगर नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप बहुत लोगों से ज़्यादा सक्षम हैं। और अगर आप सक्षम हैं, ये आपका सौभाग्य है, वो आपके लिए अवसर है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें। ये सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविज्म के लिए नहीं है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट रहा, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। मैं वहाँ से सीखता हुआ और विद्यार्थी परिषद के पूरे सफ़र में जब तक मैं एक्टिविस्ट रहा और आज तक, मैं एक प्रण बनाया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए भी कुछ भी आप कर सकें, उसको सौभाग्य और जिम्मेदारी मानकर, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, आपको वो करना चाहिए और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारी अपेक्षा हो जाती है कि कोई पॉलिटिक्स में है, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो ही करें और हम किसके लिए क्या करें, हम किसी के लिए कुछ नहीं करें।
ये दोनों ही बात है, जो जितना ज़्यादा सक्षम उसको ज़्यादा करना, और हम जितने सक्षम हमें करना। अब आपने लॉ की फील्ड के लिए पूछा, मैं मानता हूँ कि आज के दौर में खासकर भारत में लीगल फील्ड बहुत डेवलप हो रही है, बड़े नए आयाम आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ऐसी बहुत नई नई फील्ड्स आ रही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, कॉपीराइट्स को लेकर के बहुत काम लेटली हुआ है। लिटिगेशन की फील्ड, कॉरपोरेट जितना बड़ा है तो कॉरपोरेट की फील्ड, बहुत एवेन्यूज़ लॉ स्टूडेंट्स के पास आज हैं, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें। पर एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि लीगल फील्ड आपको एक अग्नि परीक्षा में से निकालती है, एक पेशेंस का टेस्ट है। आप जब इस फील्ड में उतरेंगे तो आपको कुछ साल संघर्ष के लगेंगे, कुछ साल आपको पेशेंस के लगेंगे। ये फ्रेशर्स के लिए बड़ी अंडरपेड भी है। मतलब आपको एक लॉ ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति, वो 5,000 10,000 रुपये में आज इंटर्न मिलता है। लोग करते हैं इंटर्नशिप, किसी और फील्ड में ऐसा मुश्किल है। एक एसोसिएट 20,000 25,000 पे ज्वाइन कर जाता है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पे कर होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट पे भी काम करते हैं। उस स्ट्रगल को दिमाग में रखते हुए कि हमारा शुरुआत में ये स्ट्रगल है, हम सीखने को अगर प्राथमिकता देंगे तो लीगल फील्ड जैसी कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। ये आपको एम्पावर करती है, आपको एनेबल करती है, आप पैसा भी कमाते हैं इस फील्ड में। आप, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड रिटर्न्स नहीं देती, रिटर्न्स देती है। आप एम्पावर्ड सिटीजन के नाते फील करते हैं आप अपने आप को। ये आपके लिए एक्साइटिंग है, रोज़ आपके पास नया काम है, ये मोनोटोनस नहीं है। नया काम आप करते हैं, नए केसेस को आप डील करते हैं, नए लोगों से आप मिलते हैं, ये समाज से जुड़ा हुआ एक विषय है। तो इस फील्ड में वास्तव में बहुत ऐसे आयाम हैं जिनसे आप एक अच्छा जीवन जी सकें। पर शुरुआत का जो संघर्ष है, जो शुरुआत की अग्नि परीक्षा है, जो पेशेंस है, उसके लिए मन बनाइए पहले से, तो आप थकेंगे नहीं। सीखने को प्राथमिकता दीजिए। जब आप लॉ पढ़ भी रहे हैं तब भी कोशिश करिए आप अधिक से अधिक सीखें। कुछ इंटर्नशिप्स आप कर सकें तो करनी चाहिए। पढ़ाई वाली जाने वाली लॉ और प्रैक्टिस करी जाने वाली लॉ में बहुत फ़र्क है। कई बार ऐसा लगता है ये क्या पढ़ कर आए थे, यहाँ तो कुछ और ही है। पर दुनिया है, दुनिया बहुत अच्छी है और ये फील्ड बहुत अच्छी है। इसलिए आग्रह बस इतना है कि अगर ये बात हम मन में रखेंगे तो ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। तो थैंक यू सो मच भैया। तो भैया ने किस तरह अपने अनुभव को साझा किया और बताया, पेशेंस, और सिर्फ चकाचौंध ही नहीं लीगल फील्ड में है। अगर आप राम जेठमलानी या हरीश साल्वेसर टाइप लोगों को देख के बस आना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य और वो सब भी रखना होगा और आगे सीखते रहना। तो ये हो गई लीगल फील्ड की बात। तो अब हम भैया के व्यक्तित्व को लेके कुछ बातें करेंगे। जैसा कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि भैया कितने डाउन टू अर्थ हैं और कम्युनिकेशन कितने अच्छे हैं। तो अभी टीवी डिबेट्स में आप भैया ने एक मिथक को तोड़ा है। मैं जैसे पहले 2-3 साल पहले जैसे कभी खोलता था तो बीच में देखना बिल्कुल बंद कर दिया था डिबेट, क्योंकि वहाँ कुछ फैक्ट्स या कुछ वैल्यू एडिशन की बातें नहीं होती थी। नॉर्मली सिर्फ कुछ भी एक दूसरे को तू मैं टाइप से था। लेकिन भैया के डिस्कशन को जब आप सुनिएगा तो सर फैक्ट्स बेस्ड और लॉजिक की बातें उस पर होती है। तो भैया मैं मतलब कम्युनिकेशन युवाओं का आजकल बहुत बड़ी समस्या है। अगर अपने बातों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो उसको लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहें? देखिए, मेरा मानना है कि मैंने बहुत पहले एक लाइन सुनी थी और वो लाइन थी, कम्युनिकेशन इज़ द की। जी उसका ताला कौन सा था वो मैं नहीं जानता, पर चाबी तो है कम्युनिकेशन। और जैसे जैसे समय बीत रहा है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से तालों की चाबी है, मास्टर की होती है ना, जी ऐसी की है। इसलिए युवाओं को कम्युनिकेशन पे ज़रूर काम करना चाहिए। हमारे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं और युवा तो वो है जिसके मन में दुनिया तक को बदल देने का विचार अगर कहीं आ सकता है तो एक युवा दिमाग में ही आ सकता है। पर वो विचार एक्सप्रेस भी हो सके, वो लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन अभ्यास के साथ निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है और हम ध्यान देंगे तो हम इतनी चीज़ें अपने जीवन में बेहतर कर लेते हैं। कम्युनिकेशन तो छोटी चीज़ है, हम इतना कुछ, युवा तो सब कुछ कर लेता है, तो अगर कम्युनिकेशन सोच लेगा तो वो भी कर सकता है। रही बात टीवी डिबेट्स की, तो आपने निश्चित रूप से कहा, मेरा एक संघर्ष रहता है और वो संघर्ष और कुछ नहीं है। वो संघर्ष ये है कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए, हर फील्ड में मिलना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए ऐसे मिथक माने गए कि ये शायद युवाओं के लिए ठीक नहीं है,
और टीवी इंडस्ट्रीज में से एक है, ये जो पूरा न्यूज़ का स्पेस है उसमें से एक है। यंग लोग, यंग स्पोक्स पर्सन्स कम मिलते हैं। पर मेरा एक संघर्ष है, पता नहीं जीवन में सक्सेसफुल कितने हो पाएंगे इसमें, पर वो संघर्ष ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस फील्ड में आए, वो इस मिथक को तोड़ें, वो देश को बताएं कि यंग व्यक्ति भी उतने ही एक्सपीरियंस और फैक्ट्स के साथ वैसी ही बात बोल सकता है, और एक यंग डायलॉग भी हो सकता है। जब जिस देश में आधी आबादी की आयु 35 साल से कम हो, जिस देश की एवरेज एज 28 हो, वहाँ पर स्पोक्स पर्सन 28-30 के क्यों नहीं हो सकते? हर फील्ड का व्यक्ति होना चाहिए। जब देश में सीईओ 24 साल में $1 मिलियन कंपनी बना सकते हैं, वो यूनिकॉर्न्स के सीईओ हो सकते हैं, तो हर फील्ड में हो सकते हैं। तो वही एक प्रयास करते हैं, और वो एक प्रयास करके उसमें क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है, और बेहतरी से बात कैसे रखी जा सकती है, और किसी और चीज़ की लालसा में नहीं, पर शायद जो देश में एक पॉजिटिव परिवर्तन आया है उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बहुत लोगों के लिए नहीं, पर जब उनका विजन कोई सुनता है और वो बात करते हैं कि हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, हमें मून पर आदमी भेजना है, हम आज आदित्य L1 पहुंच गया, साउथ पोल में वहाँ पहुंच गया, हमें अपना स्पेस स्टेशन पहुंचाना है, 2035 तक ये करेंगे, 40 तक ये करेंगे, जब ऐसी बातों को सुनते हैं, एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे भारत के लिए हो रहा है। जब 2047 में भारत विकसित भारत होगा, तो मैं 50 साल से ऊपर कुछ हूँगा, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है, मैं उस विकसित भारत का हिस्सा हो पाऊंगा। तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि उस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सार्थक प्रयास में साथ जुड़ें, और जो एक प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री का है, वो तो मुँह से भी कहते हैं, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम हो, ऐसा एक प्रयास रहता है। थैंक यू सो मच भैया। तो अभी कम्युनिकेशन पे बात हो गई, तो अभी किस तरह भैया ने पूरा राष्ट्रवाद और राष्ट्र को लेके किस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी की जो समझ है, सोच है, वो हमारे युवाओं को के लिए कितना मतलब एक्चुअली उन्हीं के लिए है, तो वो किस तरह रिलेट हम कर पाएँ, ये हम अपने इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं भैया से गुजारिश करूंगा, तो जो प्रेरणा स्रोत होते हैं उनके बारे में जानने के बाद हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है उनकी आम दिनचर्या के बारे में, कि उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। तो मैं इन जनरल आपकी क्या दिनचर्या रहती है सुबह सुबह, वो अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँ। दिनचर्या तो बड़ी ये आपने अभी तक का पूरा सबसे कठिन प्रश्न पूछा। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो हमारी जो उम्र होती है, ये अधिक से अधिक काम करने की है, और मैं अपने आप को अगर वर्कहॉलिक कहूँ तो वो कोई अन्याय नहीं होगा मेरे जी साथ। जी। और मैं मानता हूँ कि युवाओं को होना चाहिए वर्कहॉलिक, ये कोई शर्म की बात नहीं है, आपको बिल्कुल पॉजिटिवली कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल बड़े एक टर्म्स वायरल हुई, योलो, यू ओनली लिव वंस, है ना, और वेकेशंस करो और पार्टीज करो, वो अच्छी बात है, आपको जीवन को अपना अपना ढंग होता है देखने का, पर मेरा मानना है कि सब कुछ करिए, पर ये जो अवस्था है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जी में हैं अपने जीवन काल की, आपको सबसे ज़्यादा कार्य करने पर भी फोकस रखना चाहिए। और ये जो वेस्टर्न थॉट्स हैं सारे, यू ओनली लिव वंस, अरे ये तो है, ठीक है, यू लो करेंगे हम, आई विल ओनली लिव वंस, बट व्हाट आई एम लिविंग फॉर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई एम लिविंग फॉर ए पर्पस। तो वो पर्पस के लिए मेहनत लगती है, इसलिए दिनचर्या तो सुबह उठ करके मैं एक अर्ली राइजर हूँ, और मैं ऐसा बाई चॉइस नहीं हूँ कि मैंने बड़ा प्रयास करा, मैं नेचुरली हूँ, रात को जल्दी नींद आती है थोड़ी, और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ स्वाभाविक रूप से ही। तो सुबह समय से उठ के, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा निवास गुरुग्राम में है, तो लगभग 8:30 बजे तक मैं निकल जाता हूँ ताकि कोर्ट समय से पहुँचा जा सके। और सुबह का आधा दिन जो है वो कोर्ट में निकलता है, उसके बाद बीच में 2-3 घंटे का समय मिलता है, उसमें कुछ मिलना मिलाना लोगों से, परिचित से, अन्य लोगों से, ऐसा उसमें करता हूँ। और फिर शाम को एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है, और फिर जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर पार्टी की ओर से भी, उसमें अलग अलग टीवी चैनल्स पे जैसी जिम्मेदारी लगती है जिस दिन, वहाँ जा कर के अपना विचार की बात रखना, ऐसा एक क्रम रहता है। और फिर रात्रि जब तक भी ये जिम्मेदारी पूरी हो, और उसके बाद मैं वापस 10 बजे 11 बजे तक लगभग घर पहुँच जाता हूँ।
और फिर सुबह 8 बजे उठते हैं, 8 बजे निकलते हैं और फिर पूरे दिन अपना ये कार्य करते हैं। तो दिनचर्या ऐसा ही है, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा मोनोटोनस लग सकता है सुनने वाले को कि रोज़ आप ऐसा कैसे करते हैं, पर दोनों ही फील्ड ऐसी हैं जिनमें मैं हूँ कि वो इतनी एक्साइटिंग है कि ना बोरियत होती है ना मोनोटोनस लगता है। रोज़ एक नया चैलेंज है, एक नया पर्पस है और उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। तो भैया ने किस तरह वो मोनोटोनी और वो सब ब्रेक करके इंथुसियास्टिक रहा जा सकता है, इसको लेके अपने सीक्रेट को साझा किया हमारे साथ। तो अभी भैया जैसे आप बता रहे थे वर्कोहॉलिक हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत से युवा आज के वर्क को एज अ प्रेशर लेने लगते हैं और उससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में भी बहुत चले जाते हैं। तो उससे कैसे डील करें, अगर इस पे कुछ अपना। देखिए, मैं मानता हूँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये बढ़ रहा है, ये युवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैं तो जब पिछले वर्ष लंदन में था तब मैंने वहाँ देखा और मेरे को एक बात की खुशी हुई कि हमारे देश में ये कम है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के जितनी समस्याएं वहाँ थी, मौसम बदलने से, पढ़ाई के प्रेशर से, आप एग्ज़ाम मिस कर सकते हैं मेंटल प्रेशर के लिए। जी जी। भारत में भी ये बड़ा है। ये एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। प्रेशर्स हैं, चारों ओर हैं, और प्रेशर बहुत प्रकार के हो सकते हैं। घर का प्रेशर हो सकता है, पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, हमारे परिवेश का प्रेशर हो सकता है, बैकग्राउंड का प्रेशर हो सकता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का प्रेशर, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। पर अगर प्रेशर ही नहीं तो फिर जीना क्या? बिना प्रेशर के क्या जीना? जीना तो वही है कि हम आनंद के साथ जो चुनौती सामने आ जाए उस चुनौती को ऐसा जिए कि बस देखी जाएगी। अब तो निकल पड़े हैं, जब निकल पड़े हैं तो फिर निकल पड़े हैं। दूसरी बात, कोई भी चीज़ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होती। कोई भी चीज़ जीवन में प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रयास करेंगे तो ही हम सफलता पाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं पाएंगे। पर क्या प्रयास करेंगे तो असफलता नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। असफल होना ये सबसे कॉमन है, और मैंने भी बहुत असफलताएं देखी हैं। पर असफल होना कोई गलत काम नहीं है। असफल होना ठीक है, क्योंकि असफलता आपको सिखाती भी है, आपको प्रेरणा भी देती है, और असफलता आपको और आगे बढ़ने की एक ज़ील मन में पैदा करती है। तो मैं मानता हूं कि युवा की जो नेचुरल प्रवृत्ति है, चैलेंजिंग नेचुरल प्रवृत्ति है कि पहाड़ को भी तोड़ देंगे, है ना। दशरथ मांझी वाली मूवी बहुत अच्छी है। जब तक वो कह रहे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बीच में जो प्रेशर, जो कोई कुछ भी आ जाएगा उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी दूर हटाएंगे और लगे रहेंगे काम में। सफलता असफलता देखी जाएगी, यही युवा की पहचान है। तो इसी नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी भैया ने किस तरह अपना वो प्रेशर को हैंडल करने का एक मंत्र दिया, उसके बाद इसमें इन्होंने अपने अनुभव को जोड़ा। तो इसके साथ हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। धन्यवाद सबको, बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद। भैया ब्रजेश हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आज आपके माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी साझा होने का अवसर मिला। तो सबको बहुत धन्यवाद, और युवा दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।